हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का एग्राम चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में मौर्यंस के बारे में पढ़ रहे थे। महाजनपद के बाद जो सबसे ज़्यादा राइज किया था वो मगध अम्पायर था, और मगध में उस समय सबसे ऊपर जो उठा वो मौर्यन अम्पायर। तो मौर्यन अम्पायर में हम लोग मेन जो मौर्यन अम्पायर के जो संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहायता से किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य चाणक्य या विष्णुगुप्त के सहायता से किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद ये कौन से धर्म को फॉलो किए थे? ये जैनिज्म को। और ये किसके साथ गए थे? श्रवण बेलेगोला गए थे, जो कर्नाटका में है। ये किस साथ गए थे? ये भद्रवाहु के साथ। वहां पे क्या लिए थे? ये सलेखना लिए थे। ठीक है। हम कल आपसे पूछे कि श्रवण बेलेगोला में किसका इमेज है? जो 12 साल पे वहां पे महाभिषेक होता है, तो ये किसका है? महाबली का, सॉरी बाहुबली। ये बाहुबली कौन है? ये ऋषभ देव के बेटे हैं। ऋषभ देव जैनों के पहले तीर्थंकर, और इनके बेटे हैं बाहुबली, इन्हीं का है। ठीक है। तो वहां पे क्या लिए थे? सलेखना। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बने थे? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन? बिंदुसार। ठीक है। ये कौन से धर्म को फॉलो करता था? ये आजीविका सेक्ट को फॉलो करता था, आजीविका सेक्ट को। बिंदुसार के बाद कौन बना? अशोक। राइट। अशोका पहले क्या था? पहले ये शैविज्म को मानता था, लेकिन ये बाद में कलिंग युद्ध कब हुआ? आपका 260 ईसा पूर्व में। इसके बाद एक कौन सा किसको मानने लगा? ये बुद्धिज्म को। राइट, बुद्धिज्म को। ये क्या कर दिया? ये बेरी घोषा को धम्म घोष में परिवर्तित कर दिया, धम्म घोष में। राइट। यानी कि पहले जो रणभेरी बजता था वो अब धर्म का धर्म का सखानंद होगा, धर्म का शंख बजेगा, रंग का शंख नहीं बजेगा। ठीक है। ये अपनी जनता से डायरेक्ट बात करता था, जैसे अभी हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, मन की बात जो भी करते हैं, मन की बात, ये भी उन लोग से कैसे करता था? शिलालेख के जरिए, इंस्क्रिप्शन के जरिए, स्कल्पचर के जरिए, ये सब के जरिए ये बात करता था। शिलालेख के जरिए लोगों से बात करता था। ठीक है। तो इनका जो शिलालेख था, ये मेनली तीन तरह का शिलालेख पाया गया है। कौन कौन सा? अगर हम शिलालेख का बात करें तो 3 तरह का शिलालेख मेनली पाया गया है। वो शिलालेख कौन कौन सा है? तो पहला रॉक्स और चट्टान पे, दूसरा पिलर स्तंभ पे, और तीसरा केव्स गुफा में। ठीक है ना। तो हम लोग एक एक करके तीनों देखेंगे। तो सबसे पहले शिलालेख जो है, रॉक एडिक्स को सबसे पहले डिसिफर करने वाला कौन थे? जेम्स प्रिंसेप 1837 में इसको डिसिफर किए, और ये सारा कुछ बताएं कि कोई मौर्यन एम्पायर था, ये ऐसे हुए, सारा डिटेल में बताएं। तो जो स्क्रिप्ट जो है कौन कौन से लैंग्वेज में, कौन कौन से लिपि में लिखा हुआ है? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, खरोष्ठी है, ग्रीक है, और अरमेइक है। रॉक इनका है, मेजर रॉक एडिक्स है और माइनर रॉक एडिक्स। मतलब कि कुछ बड़े बड़े रॉक एडिक्स हैं, कुछ छोटे छोटे रॉक एडिक्स हैं। तो मेजर और माइनर। तो मेन इंपॉर्टेंट हम लोग क्या है? मेजर रॉक एडिक्स। ये हम लोग को देखना है कितना है? 14 मेजर रॉक एडिक्स, मेनली 14 मेजर रॉक एडिक्स है। तो पहला जो मेजर रॉक एडिक्स है उस पर क्या लिखा हुआ है? देखिए लिखा हुआ, तो जो मेन जो सार है क्या है उसमें? तो पहले मेजर रॉक एडिक्स पे क्या लिखा था? प्रोहिबिटेड एनिमल स्लाउटर स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिव गैदरिंग। जब हम लोग पर्व इस सब के मौके पे आपस में मिलते हैं, तो इस समय एनिमल स्लाउटर नहीं होना चाहिए, जानवरों का बलि नहीं पड़ना चाहिए। ये सारा कुछ इसमें प्रतिबंध लगाया गया था। अगर मेजर रॉक 2 का बात करें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी सेम, केयर फॉर एनिमल्स एंड मैन और एनिमल्स का केयर करो आप। यहाँ पे क्या है? बेनिफिशियल मेडिसिन, जैसे हर्ब्स है, रूट्स है, फ्रूट्स है, ये सबको आप लगाओ। आप जो बेनिफिशियल है, मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो आपको, जो औषधि है, वो सबको आप लगाओ। और साथ ही साथ आप कुआं खोदो, आपको हेल्प मिलेगा। और इसमें और क्या है? इसमें साउदर्न किंगडम जो था हमारा, कौन कौन? चेरा, चोला और पांड्या, इनके बारे में भी यहाँ पे चर्चा है। साउदर्न किंगडम जो है, साउदर्न किंगडम के बारे में भी चर्चा यहाँ पे किया गया। अगर हम MRE 3 का बात करें, मेजर ऑफ एडिक्ट 3, तो यहाँ पे युक्ता जो ऑफिसर्स थे,
परदेसी का जो डिस्ट्रिक्ट हेड होते थे, और राजूकाज, वही राजूकाज जो है जो आपको अच्छा और बुरा करने पे रिवार्ड और पनिशमेंट देता था। तो ये सारा कुछ यहाँ पे ये सारे ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सब के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही क्या लिखा हुआ है कि आप ब्राह्मणाज और सरमनाज के लिए जेनरस रहो, मतलब कि उनको दान ये सब दो, उनके प्रति उदार रहो। सरमनाज कौन होते थे? सरमनाज यानी बुद्धिस्ट मॉन्क को बोला जाता है। ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है सरमनाज। ये आपको ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था एक बार सरमनाज से रिलेटेड, तो ऐसे ही। और ब्राह्मणाज और सरमनाज के लिए आप क्या रहो? जेनरस रहो। मेजर रॉकेट्स 4 में क्या लिखा हुआ है? बेरी घोषा से धम में घोषा, जो कि आपको कब हुआ था? कलिंग वार के बाद। कलिंग वार के बाद जो है वो बेरी घोषा को, जब वो बुद्धिज्म को अपना लिया, तो बुद्धिज्म के बाद वो क्या हो गया? बेरी घोषा से धम्म घोषा। MRE 5 में क्या है? पॉलिसी टुवर्ड स्लैब्स अबाउट धम्म महामात्रा। धम्म महामात्रा जो थे आपका धर्म के बारे में बताते थे सारा कुछ। यहाँ पे आप कैसे स्लैब्स, दासों के प्रति आपका क्या नीति होना, जैसे वहाँ पे क्या था कि आप दासों के प्रति काइंड रहो, ये रहो। जैसे इंडिका में बोला गया है कि मौर्यन के टाइम में दास नहीं थे, यहाँ पे वहाँ पे दासों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो ऐसा बोला गया कि दासों को यहाँ पे क्या एग्रीकल्चर के कामों में लगाया गया था, इसीलिए कुछ विदेशी यात्रियों को यहाँ पे दास नजर नहीं आए। और इसमें क्या मेंशन है? एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड। ये कौन बोला? अशोक लिखा है कि हर इंसान मेरा बच्चा है। मीन्स ये स्टेट वाले क्या है? ये वो क्या बोला? वो पिता पुत्र का रिलेशन रखना चाहे कि हम तुम्हारे गार्जियन हैं, तुम्हारे रक्षक है, तुम्हारा देखभाल करने वाले हैं, तुम सही से रहो, आराम से रहो, धर्म के अनुसार रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना? अगर हम मेजर लॉ के 6 का बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? वेलफेयर मेजर्स, यानी कि राज्य जो है क्या क्या वेलफेयर मेजर। जैसे अभी हम लोग, अभी क्या होता है, अभी आप देखो, अभी कुछ राज्यों में इलेक्शन है तो कितना वेलफेयर मेजर, हम क्या क्या वेलफेयर का काम किए, हम क्या किए क्या नहीं किए, सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहा है, सारे न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आ रहा है, टीवी पे एडवर्टीजमेंट आ रहा है। तो वहाँ उसमें तो ये सब था नहीं। तो यही राजा आप जो अशोका था वो अपने वेलफेयर मेजर्स को रॉक एडिक्ट में लिखा था कि हम आपके राज्यों में क्या क्या सारा कुछ करवाए हैं, ये सारा है, आपके लिए हम क्या क्या कार्य कर रहे हैं, आपकी सुविधाओं के लिए क्या क्या करने वाले हैं, ये सारा कुछ इसमें मेंशन है। साथ ही साथ मंत्री परिषद में कौन कौन है, क्या क्या है, और कौन कौन प्रमुख ऑफिसर्स हैं राज्य में, ये सब के बारे में भी वहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। अगर मेजर रॉक एडिक्ट 7 का बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सभी धर्मों के लिए सही सुनता। मीन्स आप सभी धर्मों के प्रति सही सुन रहे हो, सभी धर्मों के प्रति, सभी धर्मों को आप ईमान, आप क्या दया की भावना रखो, आप किसी एक धर्म के प्रति नफरत ना करो। अगर आप मान लो कि आप हिंदुइज्म में हो तो आप दूसरे धर्म के प्रति नफरत ना करो। अगर आप मुस्लिम हो तो आप हिंदू क्रिश्चियन इस सब का प्रति नफरत ना करो। अगर आप क्रिश्चियन हो तो हिंदू ऐसे के प्रति नफरत ना करो, बिल्कुल, क्योंकि उस समय ना तो क्रिश्चियनिटी था, न इस्लाम था, न कुछ था। तो उसमें मिल क्या था? जैनिज्म आया था, बुद्धिज्म था, हिंदुइज्म था, और कुछ सेक्ट थे जैसे आजीविका सेक्ट था, इस तरह बहुत सारे सेक्ट वगैरह थे। तो वही यहाँ पे बोले कि आप एक दूसरे के प्रति नफरत ना रखो, सभी धर्मों के प्रति आप क्या रहो? सही सुन रहो, टॉलरेंस रहो। ठीक है ना? और वो मेजर रॉक 8 में क्या लिखा हुआ है कि रॉयल प्लेजर टूर चेन टू धम्म यात्रा और अशोका विजिट बोधिया के बारे में। मीन्स पहले राजा जो था वो रॉयल टूर पे जाता था, कहीं भी मन किया जंगल में गया, शिकार करने गया, इधर उधर घूमने गया, उधर जा। लेकिन अब जब राजा हमेशा कहा जाता था कोई धार्मिक यात्रा पे जाता था, बोला कि अब नहीं, अब हम ऐसे कहीं पे यात्रा, अब हम हमेशा धार्मिक यात्रा पे जाएंगे। और इसी में अशोका जो है वो बोधिया की यात्रा किया था, तो वहां के बारे में भी सारा कुछ मेजर रॉक एडिक्ट्स 8 में मेंशन है। अगर हम मेजर रॉक एडिक्ट्स 9 का बात करें तो यहाँ पे क्या है? सारा जो पॉपुलर सेरेमनीज था वो सबको अशोका कंडेम किया था, बोला कि ये सब सेरेमनी जो है वो सिर्फ वक्त की बर्बादी है, आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, ये सारा कुछ है, ये सब आप बंद कर दो। जैसे सेरेमनीज आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद जो सेरेमनी होता है, शादी का सेरेमनी, और अब घर, उसमें जब कोई घर से बाहर जाता था, कोई यात्रा से निकलता था, तो एक बहुत बड़ा फंक्शन ऐसा रखा जाता था, बहुत सारा सेरेमनीज होता था। तो ये सब को अशोका जो था वो रिजेक्ट कर दिया। और क्या क्या वो आप मेजर रॉक एडिक्ट्स 10 का हम बात करें तो इसमें क्या वो बोला? डिसएप्रूव्स द डिजायर फॉर फेम एंड ग्लोरी एंड स्ट्रेस ऑन धम्मा। बोला कि आप नाम और दाम के लिए काम मत करो, आप पैसा के लिए, आप चर्चा में रहने के लिए, फेमस होने के लिए काम मत करो। आप धर्मा पे ध्यान दो, आप धम्मा पे ध्यान दो, धम्म पे ध्यान दो, आप धर्म के अनुसार रहो, आपको सारा कुछ सब कुछ अच्छे से मिलेगा। आप नाम और काम के लिए करोगे, फेम और ग्लोरी के लिए करोगे, तो वो धर्म के अनुसार नहीं होगा, आप इस चक्कर में कुछ गलत काम भी कर दोगे। तो इसीलिए आप धम्मा पे ध्यान करो, धम्मा पे जोड़ दो। अगर हम मेजर रॉक एडिक्ट्स 11 का बात करें तो इसमें बोला क्या? बोला धम्मा इज बेस्ट गिफ्ट,
एंड पॉलिसी ऑफ धम्मा इज बेस्ट पॉलिसी टू बी फॉलोड। मीन्स आप अगर आप किसी को गिफ्ट देना है, अगर आप किसी को गिफ्ट लेना तो आप धम्मा का गिफ्ट लो, धम्म का गिफ्ट दो, ये सबसे बढ़िया गिफ्ट है। आप धम्म की नीति का पालन करो, इससे बढ़िया नीति कोई है ही नहीं। आप धम्म की नीति का पालन करो। धम्म का मतलब क्या था? एल्डर को रिस्पेक्ट दो, अपने सबके साथ अच्छे बिहेवियर करो, स्लैब्स के साथ अच्छे बिहेवियर करो, ब्राह्मणा सरमनस को आयत के प्रति ग्लोरियस जेनरस रहो, आप उन लोग को अच्छा दान दो, ये सारा कुछ दो, आप अपने बड़ों का ख्याल रखो, छोटों को प्यार दो, ये सारा कुछ इसमें यही आपका धम्मा है। ठीक है ना, ये सारा कुछ इसमें मेंशन था। अगर हम मेजर रॉकेट 12 का बात करें तो इसमें सिंस से टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन एंड सेक्ट। देखो इससे पहले वाला में हम क्या देखे थे? मेजर रॉकेट 7 में क्या था? सिर्फ धर्म का था, सभी धर्मों के लिए टॉलरेंस रहना। लेकिन अगर हम मेजर रॉकेट 12 का बात करते हैं तो इसमें संप्रदाय को भी जोड़ा गया है, रिलीजन और सेक्ट, क्योंकि हिंदुइज्म में बहुत सारे सेक्ट हैं, नंबर ऑफ सेक्ट्स हैं। उसी तरह जैनिज्म में भी सेक्ट्स है, बुद्धिज्म में भी सेक्ट्स है। तो इसीलिए आप सिर्फ धर्म नहीं, सभी आप जैसे क्या होता था ना कि जैसे जैनिज्म जो है, अगर इसके दोनों सेक्ट जो है वो आपस में नफरत करते थे, बुद्धिज्म में सेक्ट जो है आपस में नफरत करने लगते थे। तो ये सब में बोला गया कि नहीं, हिंदुइज्म का भी सेम कंडीशन था, तो बोला गया कि नहीं, आप सिर्फ धर्म के प्रति ही टॉलरेंट नहीं रहो, जितने जो सेक्ट हैं उन लोगों के प्रति भी हमें टॉलरेंट रहना है। मेजर रॉक एडिक्ट्स 13 में क्या लिखा हुआ है? कलिंग वार के बारे में लिखा हुआ है, कलिंग युद्ध के बारे में मेंशन है। इसके अलावा अशोका का धम्म यात्रा जो अपने आसपास के राजाओं के पास भेजा था कि हम लोग शांति से रहेंगे, धम्म करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। जैसे वो कहाँ कहाँ? एंटीओकस ऑफ सीरिया, किंग ऑफ इजिप्ट, ये सब के पास। और साथ ही साथ मेजर रॉक एडिक्ट्स 13 में क्या मेंशन है? साउदर्न किंगडम के बारे में। तो आपसे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि साउदर्न किंगडम के बारे में कहाँ पे मेंशन है? तो 2 और 13 में, 13 भी ऑप्शन आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो आप इस तरह से आप करोगे। अगर हम मेजर रॉक एडिक्ट्स 14 का बात करें तो इसमें बाकी सारे रॉक एडिक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, कौन सा रॉक एडिक्ट कहाँ है और कौन से रॉक एडिक्ट्स का क्या पर्पस है, ये सारा कुछ इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। यानी कि अगर हम मेजर रॉक एडिक्ट्स 14 का बात करें तो इसमें बाकी 13 के बारे में डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये सारा आपका मेजर रॉक एडिक्ट्स था, इसको आप ध्यान रखना, इसका आप शॉर्ट नोट्स बना लो जो कि आपको याद करने में काम आएगा। अब अगर हम अशोका रॉक पिलर का बात करें तो अशोका का शिला स्तंभ भी है, रॉक पिलर्स भी है, और ये क्या है? मेनली मोनोलिथ है, यानी कि एक ही पत्थर को बनाया है। जैसे ये एक्चुअली में बोला है कि ये जो था अशोका जो था, ये मॉडल जो था आर्कमेनियन मॉडल से क्या था, लेकिन आर्कमेनियन मॉडल में क्या था कि वहाँ पे तोड़ बनाया था, पहले छोटा सा बनाए, उसके ऊपर फिर जोड़े, उसके ऊपर फिर जोड़े। लेकिन यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे अशोका एक ही पत्थर, मोनोलिथ जो पत्थर होता था वो मोनोलिथ पत्थर होता था। ये जो जिस देखो यही आपका अशोका पिलर है, ये क्या है? ये मोनोलिथ, यहाँ तक ये मोनोलिथ पत्थर होता था, पूरी तरह से एक ही पत्थर को ऐसे डिजाइनिंग सारा कुछ किया जाता था। ठीक है ना, और ये बहुत ही लग्जरस पॉलिश्ड होता था, एकदम चमकदार, बहुत अच्छे से वो पॉलिश किया हुआ रहता। उसके टॉप पे क्या होता था? बेल कैपिटल एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको क्या बोलते थे? एबेकस, और उसके ऊपर एनिमल को क्राउंड एनिमल रहते थे। एबेकस या तो स्क्वायर में होता था या प्लेन होता था, ठीक है ना, वर्गाकार, सर्कुलर भी हो सकता था, कर्व भी होता था, ये सब बाद में रहता था। और ऑल द पार्ट्स ऑफ पिलर्स आर कर्व्ड ऑन ऑल साइड्स, और सारे साइड्स में वो कर्व होता है, ऐसा कि एक साइड में क्या हुआ है, एक साइड में नहीं क्या हुआ है, और राउंड होता था। और ये क्या होता था? चारों तरफ से, देखिए ऐसा बनाया जाता था कि चारों तरफ से ये देखिए, जैसे देखो ये जो है 4 बाग, चारों अशोक स्तंभ जो था ये क्या है? चारों तरफ के बाग बनाए हो कि चारों दिशा से सब कुछ दिखे। तो इस तरह से ये आपका क्या था? अगर हम इसका बात करें तो ये आपका बेल पॉलिश्ड मोनोलिथ शाफ्ट है। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? ये आपका बेल है, जो या तो कमल का होता था या दूसरे तरह का कुछ होता था, इन्वर्टेड लोटस है, बेल है, ये सारा कुछ होता था। ये आपका क्या है? ये आपका एबेकस है। एबेकस स्क्वायर शेप भी रहता था, एबेकस सर्कुलर शेप भी रहता था, ठीक है ना। और ये आपका फाइनल जो फाइनल मोनोलिथ में जो फाइनल फिगर रहता था, ये आपका टॉप पे रहता था। यानी कि अगर हम बात करें तो अशोका पिलर मेनली 4 पार्ट में डिवाइडेड था। सबसे पहले क्या है? सबसे पहला पार्ट क्या है? शाफ्ट, ठीक है, शाफ्ट हो गया। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है आपका? एबेकस, सॉरी एबेकस नहीं, दूसरा पार्ट जो आपका परसो ये जो आपका बेल है या आपका लोटस का फिगर है, सब जो है ये सब कुछ यहाँ पे इन्वर्टेड बेल या लोटस ये सब फिगर है। उसके बाद एबेकस, और एबेकस के ऊपर एक फाइनल फिगर जो एनिमल का हो या किसी का, ऐसे रखा रहता था। तो इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड रहता था। अगर हम बात करें मेजर रॉक पिलर का, तो मेजर रॉक पिलर अशोका के टाइम में 7 मेजर रॉक पिलर मिले हैं, ठीक है ना, जिसमें से क्या क्या कहाँ पे लिखा हो ये सब हम लोग देखते हैं। अगर मेजर
पिलर 1 का बात करें तो इसमें अशोका अपने लोगों की रक्षा करने के सिद्धांत और सामाजिक संहिता के बारे में बताता है। बोलता है कि हम लोगों की रक्षा करने के लिए, हम आप लोग की रक्षा करने के लिए क्या सामाजिक कोड है, कैसे समाज में रहना है, ये सारा कुछ इसमें मेंशन है। अगर हम रॉक पिलर 2 का बात करें तो यहाँ पे धम्मा के बारे में सब कुछ डिटेल में मेंशन है। अगर रॉक पिलर 3 का बात करें तो यहाँ पे वो बोलता है कि आप क्रूरता, पाप, कठोरता, अभिमान और क्रोध की प्रथाओं से बचो। मतलब कि आप क्रूएलिटी नहीं करो, पाप नहीं करो, आप कठोर नहीं हो किसी के प्रति, आप अपने आप को घमंड मत करो, आप बेवजह का क्रोध मत करो। क्रोध सब क्या है, ये सब गलत है, आप इससे बचो। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, मेजर पिलर 4 में राजूकाज के बारे में सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, जो राजू का ऑफिसर था उसके बारे में। 5 में क्या है, पशु हत्या पे रोक। बोला कि आप पशु की हत्या मत करो, पशु हत्या क्या है, गलत है, इससे आपको मोक्ष साल्वेशन नहीं मिलेगा। अगर मेजर पिलर 6 का बात करें तो यहाँ पे धम्मा पॉलिसी ऑफ स्टेट के बारे में लिखा हुआ है, राज्य की धम्म नीति और लोगों के कल्याण की। यहाँ हम धम्म का नीति लाए हैं जिससे लोगों का कल्याण होगा। 7 का बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, धम्म महामंत्राज के बारे में लिखा हुआ है, और सारे जो संप्रदाय है, सारे संप्रदाय के प्रति सहिष्णु रहने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है ना, सारे संप्रदाय के प्रति सहिष्णु रहने के लिए इसमें लिखा हुआ है। तो ये देखो, मेजर रॉक 14 है, मेजर पिलर जो है वो रॉक पिलर वो 7 हैं। इसके अलावा कुछ और भी शिलालेख है, जैसे आपका एक फेमस शिलालेख है कहाँ, निगाली सागर शिलालेख। निगाली सागर कहाँ है, नेपाल में है। और इसमें क्या है, फर्स्ट स्तूपा के इनलार्जमेंट के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि अशोका अपने राज्य अभिषेक के 14 साल बाद यहाँ पे एक स्तूपा का विस्तार किया था, और यहीं पे अशोका जो था इस साइट पे विजिट भी किया था। अपने राज्याभिषेक के 20 साल बाद यहाँ पे विजिट किया था, यात्रा किया था। रूमनदेई इंस्क्रिप्शन, ये भी नेपाल में है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखाया गया है कि अशोका लुम्बिनी में आया था। लुम्बिनी कहाँ है, बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध के जन्म स्थान है, वहाँ पे आया था। यहाँ पे वो पूजा किया और यहाँ के गाँव वासियों को टैक्स में छूट दे दिया। रूमनदेई इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि यहाँ जो लुम्बिनी के लोग थे उनको बलि से उनको छूट दे दिया गया। बोला गया कि अब आप बलि नहीं दोगे। बलि में क्या होता था, वॉलेंट्री गिफ्ट, सब आप नहीं दोगे अब राज परिवार को। और उनको बोला कि आप जो हिस्सा, जो मेन टैक्स था, जो कहीं पे 1/4 और 1/6 लिया जाता था, या 1/5 लिया जाता था, कहीं पे 1/3 भी लिया जाता था। अब इनको क्या बोले कि अब आप अपने प्रोडक्शन का 1/8 दोगे, अपने उपज का 8वां भाग दोगे, आपको इतना कंसेशन दिया जा रहा है, क्योंकि आप सब भगवान बुद्ध के जन्म स्थान से बिलोंग करते हो, क्योंकि ये बुद्धिज्म को अपना लिया था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सन्नति इंस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे सन्नति इंस्क्रिप्शन कहाँ है, कर्नाटका में है। और यहाँ पे सारे 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स का साइट कहाँ पे कौन सा रॉक एडिक्ट है वो सबके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, सबका जगह लिखा हुआ है। और साथ ही साथ कलिंग में 2 सेपरेट कलिंगा एडिक्ट्स बनाया गया था, वो उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन है। कलिंगा में 2 सेपरेट, कलिंग युद्ध जीतने के बाद अशोका वहाँ पे 2 सेपरेट इंस्क्रिप्शन बनवाया था। कहाँ पे, भाउली और जौगोड़ा में, जौगोड़ा और भाउली में। और यहाँ पे क्या मेंशन किया, ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन, मीन्स सभी पुरुष मेरे क्या हैं, बच्चे हैं, मेरे पुत्र के समान है। इसका कहने का मतलब था कि कलिंग के सभी जो राज्यवासी हैं सब मेरे पुत्र के समान है। आपके साथ हम युद्ध किए, आप उसको भूल जाइए, आप हमको पिता के समान मानिए, हम आपके संरक्षक हैं, हम आपका ख्याल रखेंगे, हम आपके विकास में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। उसके अलावा कौन है, 100 गौड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, 100 गौड़ा का जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। और साथ ही और एक कहाँ है, महास्थान में। यहाँ पे मोचनगुप्त मौर्य के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। क्या कि वो मगध में जब अकाल पड़ा था, बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा था, तो वो क्या क्या रिलीफ मेजर्स अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य क्या क्या रिलीफ मेजर्स अपनाया था, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। कहाँ पे, 100 गढ़ा और महास्थान में। ठीक है ना। अगर हम अशोका की लिगेसी का बात करें कि अशोका क्यों फेमस हुआ, अशोका को इतना महान क्यों बोला जाता है, तो सबसे पहले ये पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, ये राजनीतिक एकीकरण सबको एक साथ में जोड़ दिया। दूसरा क्या था, ये टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट का भावना सब मिलाया। क्या बोला, धम्मा का लाया, या पॉलिसी ऑफ धम्मा लाया, यानी कि सबको चलो टॉलरेंट बनो, सबको हम सम्मान देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसके अलावा कल्चरल कंटेक्ट, ये क्या किया, बेरी घोषा को धम्म घोषा में कर दिया। ये रिलीजियस टूर पे गया, सारे राज्यों में रिलीजियस टूर, जो देश थे जैसे एंटियोकस हुआ, आपका ग्रीक हुआ, ये सब जगह पे क्या, और श्रीलंका ऐसा में क्या भेजा, मिशनरीज भेजा, धर्म की संस्कृति कल्चर सबको बढ़ावा दिया। ठीक है ना। और ये क्या किया,
पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन एग्रेशन। अशोका अपने टाइम में सिर्फ एक ही युद्ध लड़ा और वो युद्ध कौन था? कलिंग का युद्ध लड़ा। बाकी वो शांति से रहा और गैर आक्रामकता की नीति को अपनाया रखा और वो सबको बराबर का इज्जत का स्थान दिया। ठीक है ना। इसके अलावा अब हम आगे बात करते हैं तो ये आपका अशोका का क्या है, ये लिगेसी है। अब हम लोग बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें समझता है कहाँ से पता चलता है, मेनली इसका पता चलता है हमें इंडिका बुक से। इंडिका हो गया और दूसरा अर्थशास्त्र किसका? चाणक्य का। चाणक्य का अर्थशास्त्र से भी पता चलता है। इसके अलावा और हम आपको बताए थे मुद्रा राक्षस से पता चलता है, राजतरंगिणी के कलहन के द्वारा जो लिखा गया है उससे पता चलता है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का लिखा हुआ है उससे पता चलता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ठीक है, तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन का बात करें तो यहाँ पे ब्राह्मणवादी किताबों ने क्या बोला है कि राजा को धर्म शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। जैसे मनु बुक है या जो भी धर्मास्त्र बुक है, ब्राह्मणिकल बुक है, उसमें क्या बोला गया कि राजा को धर्म के अनुसार चलना चाहिए और जो हमारा रीति रिवाज है उसके अनुसार उसको सारा काम करना चाहिए। कौटिल्य क्या एडवाइस करते हैं? कौटिल्य बोलते हैं कि सभी लोगों को क्या करना चाहिए, सोशल ऑर्डर को जो वर्ण और आश्रमा के बीच में है उसके अनुसार करना चाहिए। आधारित तो ध्वस्त हो जाए तो धर्म का प्रचार करें। और वो क्या बोलते हैं कि अगर हमारा जो वर्णा सिस्टम है और जो हमारा आश्रमा सिस्टम है अगर एक कोलैप्स हो जाता है तो अब धर्म का प्रचार करो, लोगों को फिर से वर्णा सिस्टम में लाओ, लोगों को फिर से आश्रमा के बेसिस पे जीना सिखाओ। ये आपका सही वे है सोसाइटी का। राजा को क्या बोलते थे चाणक्य? धर्म प्रवर्तक और प्रोमुलगेटर ऑफ द सोशल ऑर्डर। मीन्स वो सामाजिक व्यवस्था के प्रवर्तक हैं। वो क्या है? धर्म प्रवर्तक है। वो चाहे तो कुछ भी चेंज कर सकता है, राजा कुछ भी चेंज कर सकता है, राजा कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए रॉयल ऑर्डर जो होता है वो सभी ऑर्डर से सुपीरियर है। चाणक्य के अनुसार अगर राज परिवार से कोई ऑर्डर, राजा से कोई ऑर्डर आता है तो वो बाकी सारे ऑर्डर के ऊपर है, क्योंकि राजा क्या है? धर्म प्रवर्तक है, वो प्रोमुलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर है, वो सामाजिक व्यवस्था को चेंज कर सकता है, वो सामाजिक व्यवस्था के बचाव कर सकता है, सारा कुछ। वो धर्म को बचाव करने वाला है, वो धर्म का संरक्षक है। तो वो उसका जो ऑर्डर होगा वो सबसे बड़ा ऑर्डर होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म जो था वो किसके द्वारा बैक होता था? इंटेलिजेंस के द्वारा। ऑब्वियस सी बात है, बिना खुफिया विभाग के आप कोई काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर कोई कहीं पर गलत कर रहा है कोई राजा को खुफिया जानकारी मिलेगा। बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पे क्या थे? जासूस लोग थे, जो सिर्फ यही नहीं बाहर में भी, देश के बाहर में। जैसे अभी हम क्या बोलते हैं, अगर हम देश के अंदर में बात करें, देश के अंदर खुफिया एजेंसी कौन है? मेनली IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, स्टेट का अपना इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है। अगर हम रेवेन्यू का बात करें तो DRI है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ठीक है ना। वही अगर हम विदेश का बात करें तो वहाँ पे कौन है? हमारा R&AW है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। अगर हम मिलिट्री का बात करें, मिलिट्री का अपना इंटेलिजेंस होता है। ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ पे भी बहुत अलग अलग तरह के क्या है? इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, जो हमें देश के आंतरिक और बाहरी शक्तियों के, जो बाहरी शत्रुओं थे, आंतरिक और बाहरी शत्रुओं के बारे में सारा कुछ बता। जैसा भी जो है आंतरिक का काम कौन करता है? मेनली IB, इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है। इसके अलावा अगर और आप बात करो तो एक और आ गया है नेशनल में, NIA भी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये सब क्या करता है? और अगर बाहर का बात, अगर आप रेवेन्यू में जाओ तो DRI है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ठीक है ना। तो ये सारा कुछ है। और यहाँ पे क्या है? और बाहर का जैसे देखता है कौन? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो यही यहाँ पे भी था। ठीक है ना। मौर्यन के पास जाते बहुत अच्छे, एकदम सेंट्रलाइज्ड और हाईली सेंट्रल, बहुत बड़ा और सेंट्रलाइज्ड केंद्रीयकृत ब्यूरोक्रेटिक थे, नौकरशाही शासन था, जो कि राजा का फाउंटेन हेड था। और उस सबका जो हेड होता था, जितने बड़ा नौकरशाही था, सबका हेड कौन था? सबका फाउंटेन हेड कौन था? मेन सेंटर कौन था? किंग। सब कुछ किंग के ऑर्डर से चलता था। फाइनल ऑर्डर राजा का रहेगा। राजा किसी का भी आदेश चेंज कर देगा, और ये कोई भी सलाह दे रहा है, कुछ भी सलाह दे रहा है, वो मानना न मानना राजा के ऊपर डिपेंड करता था। ठीक है। राजा को क्या बोला गया है? मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड पीपुल। देखो, अब तुम्हें लगेगा कि राजा को ऐसे क्यों बोला गया? अगर लोग जो चीज से डरते हैं उस चीज को बीच में लाया जाता है। लोग किससे डरते थे? भगवान से सब लोग डरता है, अभी भी भगवान से लोग डरता है, गॉड। अभी भी सब लोग क्या करता है? जैसे किसी भी धर्म में किसी को डराना है तो क्या बोला जाता है? जैसे अब मान लो कि हेवन हुआ, जन्नत हुआ, स्वर्ग हुआ, जाना है तुम भगवान से डरो। और जो आजकल जितने जो अभी देखो, अभी क्या है? अभी का सच्चाई ये है, तुम इसे किसी वे में सोचो, आई डोंट केयर, लेकिन जो सच्चाई है, हर धर्म में
कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान के नाम पे लोगों को डराते हैं और उनसे गलत गलत काम कराते हैं, उसका गलत फायदा उठाते हैं, अपने अनुसार धर्म का इंटरप्रिटेशन करते हैं, अपने अनुसार धर्म को परिभाषित करते हैं और उसके अनुसार लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो अब उसमें देखो, उसमें राजा को क्या बोला गया कि ये भगवान और लोगों के बीच में क्या है, मीडिएटर है। अगर आप राजा का बात नहीं मानोगे, अगर आप राजा को फॉलो नहीं करोगे तो भगवान आपसे गुस्सा हो जाएंगे, आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा, आपको साल्वेशन नहीं मिलेगा। यही यहाँ पे यूज किया जाता था। और देखो यहाँ पे भी शक्ति फैलाया जाता था कि राजा को क्या है, राजा को एक अलग ही दैवीय शासन के बजाय क्या ये सारा कुछ मिला हुआ। जैसे कि जो मौर्य थे वो दैवीय शासन, पैतृक निरंकुशता का दबाव क्या था, ये लोग क्या थे, पैटर्नल डेस्पोटिज्म थे। डिवाइन ऐसा बोला कि ये लोग डिवाइन रूल नहीं है, ये लोग पैट्रोनोमियल पैटर्नल डेस्पोट, मतलब कि ये लोग खानदानी चलते आ रहे हैं, कोई दैवीय शक्ति इन लोग के पास नहीं है, जो ये लोग झूठ मूठ का ये करते रहते हैं। मौर्य साम्राज्य का बात करें तो ये क्या था, बहुत सारे प्रोविंसेज में डिवाइडेड था और हर प्रोविंसेज का एक गवर्नर होता था, एक वायसराय जिसको बोल सकते हैं, एक वायसराय होता था, हेड होता था। वो मेनली किससे होता था, वो राज्य परिवार का होता था। और मेनली 5 प्रोविंसेज, मॉडर्न के टाइम में मेनली 5 प्रोविंसेज, पहले 4 था और फिर बाद में कलिंग को भी इसमें ऐड किया गया था, तो 5 प्रोविंसेज मेनली थे। कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य बोला था कि स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 7 एलिमेंट, राज्य 7 चीजों से बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सप्तांग राज्य। सप्तांग राज्य का रखना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन आया कि सप्तांग सिद्धांत का किसका है, ये कौन दिया था, तो ये कौटिल्य दिए थे कि राज्य जो है वो 7 चीजों से बना होता है, ये 7 चीज बनकर ही एक राज्य को बनाता है। सबसे पहला एलिमेंट कौन है, स्वामी यानी कि राजा। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री। अब राजा कहाँ का रहेगा, तो उसके लिए टेरिटरी होना चाहिए। अब राजा कहाँ रहेगा, फोर्ट सिक्योर्ड होना चाहिए, तभी तो राजा रहेगा। अब राज सब कुछ चलाने के लिए क्या चाहिए, इकोनॉमी के लिए ट्रेजरी चाहिए। अब ये सबको बचाव के लिए कौन चाहिए, आर्मी चाहिए। और साथ ही साथ दोस्त, फ्रेंड्स, एलाई, मित्र, सहयोगी भी होना बहुत जरूरी है। यानी कि 7 क्या है, स्वामी, राजा, मंत्री, अपना जो जमीन है टेरिटरी, राज्य, किला, धन, सेना और साथी, ये 7 होना बहुत जरूरी है किसी भी राज्य के लिए। यही 7 तत्व जो हैं वो राज्य का गठन करते हैं। राजा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता था, जो उसको डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे, जिसको हम लोग मंत्री परिषद बोलते थे। मंत्री परिषद बहुत इन्फ्लुएंशियल होता था और ऑफिशियल के अपॉइंटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। यहाँ पे लोगों को मेनली किस में मिलता था, कैश में मिलता था। और उसमें ज़्यादा मंत्री, पुरोहित और सेनापति, ये सबको कैश बहुत ज़्यादा मिलता था। उन लोग को 48,000 पन तक का मिलता था और लोएस्ट सैलरी कितना था, 10 से 20 पन। 10 से 20 पन से लेकर 48,000 पन तक का सैलरी जाता था। इस तरह से सैलरी उसमें दिया जाता था। उसमें बहुत सारे ऑफिसर थे जो अलग अलग इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो पर रहते थे और उनको क्या बोला जाता था, अमात्य। उन ऑफिसर्स को अमात्य, जैसे हम अभी देखते हैं ना पोर्टफोलियो सिस्टम, जैसे बोला था कि अभी जैसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, राइट, यही हम लोग पढ़ते हैं। बट बहुत पहले से हमारे यहाँ पोर्टफोलियो ये सब चल रहा है। अमात्य का जो अलग अलग डिपार्टमेंट के मंत्री होते थे, ये सब हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल अपॉइंट होता था और उसको महामतज और अध्यक्षाज बोलते थे। जैसे चाणक्य के अनुसार बाहर पोस्ट के अलग अलग अध्यक्ष होते थे, सुप्रिटेंडेंट होते थे, जिसको कि मेगास्थनीज क्या बोला है, अष्टनोमी, मजिस्ट्रेट ऑफ अस्ट्रोबा। और इसी तरह हाई रैंकिंग ऑफिसर होते थे जिसको कि तीर्थाज बोला जाता था, और ये इकोनॉमिक फंक्शन और मिलिट्री ड्यूटी से कंसर्न रहते थे, जस्ट अध्यक्षा के बाद जो होते थे वो, ठीक है ना। अर्थशास्त्र के अनुसार, चाणक्य के अनुसार कितने टोटल 27 अध्यक्षाज थे। कितने, 27 अध्यक्षाज थे जो अलग अलग डिपार्टमेंट को हेड करते थे। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हुआ, माइनिंग डिपार्टमेंट हुआ, वेविंग हुआ, ट्रेड हुआ, ये सब रहते थे। जैसे मान लो टाउन एंड सिटी को जो देखता था उसको क्या बोलते थे, नगराध्यक्ष। जो मिलिट्री को देखता था उसको क्या बोलते थे, बला अध्यक्ष। सेनापति बला अध्यक्ष जो मिलिट्री को देखा, जैसा कि हमारे यहाँ रक्षा मंत्री होते हैं तो उसमें क्या थे, वो बला अध्यक्ष थे। अभी हमारे यहाँ क्या है, अर्बन अफेयर मिनिस्टर, अर्बन अफेयर मिनिस्टर है ना, तो उसमें वो क्या थे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो भी हैं हमारे यहाँ, उसमें वो क्या थे, नगर अध्यक्ष, ठीक है। अगर जो मुख्य जो टैक्स कलेक्टर होता था, चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, उसको क्या बोलते थे, समाहर्ता, ठीक है ना।
ये होते थे, और ये इनका इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स था टैक्स को, अकाउंट्स और कलेक्शन, सारे टैक्स को कलेक्ट करना। ठीक है। ट्रेजरर होते थे जो कि इंचार्ज ऑफ रॉयल स्टोर्स, रॉयल स्टोर्स का इंचार्ज को क्या बोलते थे, सन्नी धरती। जैसे आपका कैग, कैग क्या होता है, ये सारा कुछ होता है, तो यही इसको हम कैग बोल सकते हैं, जो सब वो करता है, सारा कुछ देखभाल करता है, ये सारा कुछ। उसके बाद क्या था, अचपताला, अचपताला क्या था, रिकम्स कम ऑडिट ऑफिस, ये ऑडिट करता था कि क्या कैसे खर्चा उर्चा सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारा कुछ देखता था। और एक होते थे महल में जो भी आ रहा है, महल जैसे अभी प्रोटोकॉल ऑफिसर, जिसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं, चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर, वो कौन कहाँ कब आ रहा है, किससे मिलने जा रहा है, उसका कौन, ये सारा कुछ होता है। तो उस समय के प्रोटोकॉल ऑफिसर को क्या बोलते थे, दौबारिका, दौबारिका जो होते थे वो उस समय के प्रोटोकॉल ऑफिसर होते थे। कौटिल्य के अनुसार जो भी ऑफिसर्स हैं उनको अलग अलग टेस्ट से पास करना पड़ता था, उनको अलग अलग टेस्ट से गुजरना होता था, और जो जिस टेस्ट से पास किया उसी के अनुसार उसको जॉब मिलता था। जैसे एक टेस्ट होता था क्या, धर्मोपदासुदा, धर्मपदासुदा यानी कि रिलीजियस प्यूरिफिकेशन का टेस्ट होता था। ये जो सिविल और क्रिमिनल जस्टिस के पोस्ट पे जा रहा है उसके लिए धर्मोपदासुदा होता था। अगर आप क्रिमिनल सिविल जस्टिस सबके पोस्ट पे जाने के लिए किए हो तो आपको धर्मोपदासुदा पे किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई एक्सचेकर है उसको मनी टेस्ट से होना पड़ेगा, कहीं पैसे का लालची तो नहीं ना है, तो उसको अर्थोपदासुदा के पोस्ट से गुजरना पड़ता था। ठीक है ना। अगर कोई लव टेस्ट से कोई ऐसा पोस्ट पे जा रहा है तो उसको कामोपदासुदा टेस्ट से गुजरना पड़ता था। और कोई धर्म ये सब का है तो उसको भयोपदासुदा, जैसे आर्मी में जा रहा है तो कहीं वो डरता तो नहीं ना, वो डरपोक तो नहीं ना, तो उसको भयोपदासुदा टेस्ट से गुजरना पड़ता था। तो यानी कि एक हुआ धर्मोपदासुदा, अर्थोपदसुदा, कामपदसुदा और भय पदसुदा, इस तरह के टेस्टों से गुजरना पड़ता था। ठीक है। मौर्यन एम्पायर मेनली 4 पार्ट में डिवाइड था, हम आपको पहले ही बताए थे। और जैसे पहला क्या था, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, उत्तर पथ, और इसका कैपिटल कहाँ रखा गया था, तक्षशिला। दूसरा क्या था, साउदर्न इंडिया, जिसको कि दक्षिण पथ बोलते थे, और इसका कैपिटल सुवर्णगिरी। तीसरा आपका ईस्टर्न इंडिया है, इसका कैपिटल तोसाली। और वेस्टर्न इंडिया, इसका कैपिटल उज्जैन। ठीक है। और उसके बाद प्रोविंसेस को बाद में क्या डिवीजन में डिवाइड किया था, जिसके हेड कौन होते थे, परदेशिका। ठीक है ना, डिवीजन के हेड परदेशिका होते थे। और इसके बाद और भी डिवीजन भी है जो भी स्मॉलर यूनिट में डिवाइड होता है, जिसको हेड कौन करते थे, राजुका। यानी कि डिवीजन जो है वो अब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो गया। और राजुकाज को हेल्प कौन करते थे, युक्ताज, जो क्लर्क होते थे। और इसके बाद ये भी और छोटा डिवीजन होता था जिसमें 5-10 विलेज को मिलाकर जो हेड होता था वो होता था स्थानिका। ये मेनली टैक्स कलेक्टर होता था। और इसको हेल्प कौन करते थे, गोपा, ये अकाउंटेंट और सुपरवाइजर होते थे। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे अभी है उसमें भी क्या था, विलेज। और विलेज को हेड कौन करते थे, ग्रामिका। तो यानी कि अगर हम देखें सारा सीक्वेंस में देखें तो सबसे नीचे ग्रामिका, राइट। ग्रामिका से अगर हम ऊपर जाते हैं तो कौन सा है, स्थानिका। इसको हेल्प कौन कर रहा है, गोपा, राइट। अगर हम इसके ऊपर जाएं तो कौन है, राजुका, राजुकाज। और इसको हेल्प कौन कर रहे हैं, युक्ताज। इसके ऊपर कौन है, विशेषिका है, राइट। विशेषिका के ऊपर कौन है, हेड ऑफ द प्रोविंसेज। और उसके ऊपर राजा। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट में ये डिवाइडेड था। जो हायर ऑफिसर्स होते थे उनको क्या बोलते थे, अंत महामता या अंतपाल। और इनको क्या रिस्पॉन्सिबल होता था, फ्रंटियर फोर्स और एरिया, जो सीमावर्ती किला है, बॉर्डर सब पे जो किला बना हुआ है, क्षेत्र की सुरक्षा, ऐसा कौन करते थे, यही करता था। ये बहुत ही उच्च पोस्ट के अधिकारी होते थे। और इनको महामताज या अंत महामताज या अंतपाल बोला जाता था। दुर्ग, जो किले का हेड होता था उसको क्या, दुर्गपाल बोला जाता था। हम पहले बताए थे 27 डिपार्टमेंट होते थे और उनके हेड को अध्यक्ष बोला जाता था। ये कहाँ पे मेंशन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है ना। कुछ आपको अध्यक्ष का नाम हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर के हेड को क्या बोला जाता था, सीता अध्यक्ष। नाव के हेड को नवा अध्यक्ष। आयरन के हेड को लोहा अध्यक्ष। माइंस के हेड को अकरा अध्यक्ष। ट्रेजरी के हेड को कोसा अध्यक्ष। गोल्ड के हेड को स्वर्ण अध्यक्ष। सॉल्ट के हेड को लवण्या अध्यक्ष। मार्केट हेड को समस्था अध्यक्ष। टॉल्स शुल्का अध्यक्ष। अगर बेट और मेजर के लिए अध्यक्ष जो है उसको पौथावा अध्यक्ष। पासपोर्ट मुद्रा अध्यक्ष। और रूप दर्शक कौन होते थे, इंस्पेक्टर ऑफ क्वाइन को रूप दर्शका बोला जाता था। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हेड होते थे।
ठीक है ना। अब अगर हम जुडिशियरी का बात करें, मॉडर्न टाइम में जुडिशियरी का बात करें, तो सबसे ऊपर कौन होता था? राजा। राजा सुप्रीम अथॉरिटी था, ठीक है ना। राजा के जजमेंट फाइनल होता था, कुछ कहीं पे कुछ हुआ तो राजा जो बोलेगा वही फाइनल होगा, उनका जजमेंट फाइनल होगा। और अर्थशास्त्र के अनुसार क्या बोला गया कि जब राजा कोर्ट में है तो वो कभी भी पिटिशनर को दरवाजे पे इंतजार न करवाए, वो दरवाजे पे इंतजार करवा देगा, राजा लोगों के लिए दुर्गम ना बने, और वो अपने अधिकारियों से उसको तुरंत सारा काम करने के लिए हेल्प करे, और वो ये श्योर करे कि कहीं पे कोई भ्रम ये सब ना हो, ठीक है ना। ये समझ राजा को अपने पब्लिक को जल्द से जल्द सहायता करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, ये सारा कुछ वो बोलता था। क्योंकि ये अगर ये ऐसा वो नहीं करता है तो इससे जनता में क्या होगा? व्यापार में भ्रम होगा, जनता में असंतोष पैदा होगा, और वो राजा जो है वो दुश्मन के दुश्मन ज़्यादा बनने लगेंगे, और हो सकता है इससे विद्रोह की भावना भी आ जाए और विद्रोह लोगों में विद्रोह भी हो जाए। इसीलिए आपको इमीडिएट न्याय करना चाहिए जो कि आपके इंटरेस्ट ऑफिसर्स हैं। अगर उस समय के चीफ जस्टिस का बात करें, मुख्य न्यायाधीश, तो वो उनको क्या बोला था? धर्माधिकारी। और जो जजेज होते थे उनको धर्मस्थाज बोलते थे। जजेज को धर्मस्थाज बोलते थे और मुख्य जज को, जो चीफ जस्टिस होते थे, उनको धर्माधिकारी बोलते थे। देखो उस समय की सजा बहुत कठोर क्या बोलते हैं, कठोर था। उसमें जो सजा जो दिया जाता था वो बहुत ही हार्ड पनिशमेंट मिलता था। तो आप कैसे बोल सकते हो, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अशोका टॉलरेंट हो गया था ये, लेकिन अशोका टॉलरेंट हुआ था, बट जो भी धर्म के खिलाफ जाता था अगेंस्ट में, उसको बहुत ही ज़्यादा कठोर सजा मिलता था। जैसे डिसेपिटेशन, उसका अंग ऐसा उसको मार दिया गया, एम्प्यूटेशन ऑफ लिम्स, उसका अंग को काट दिया गया, उसके जीभ को काट दिया गया, बहुत ज़्यादा उसको जुर्माना लगाया गया। 4 फीचर्स वेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट प्रिवेल। उसका हाथ काट दिया, पैर काट दिया, जीभ काट दिया, आँख निकाल लिया, इस तरह का ही बहुत सारा पनिशमेंट दिया जाता था। कौटिल्य के अनुसार सोर्सेस ऑफ लॉ क्या है, कानून के सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? सबसे पहले तो धर्म है, उसके बाद आपका व्यवहार, अपने व्यवहार के अनुसार कानून बनाओ, और उसके बाद आपका चरित्र जो है वो, जैसे सीमा शुल्क है, ये सारा कुछ उससे होगा। और फिर राजसना, जो रॉयल डिक्री है, जो राजा का ऑर्डर है, वो मैं ही सबके अनुसार आप जो है क्या कानून का सारा कुछ आप देखो और पनिशमेंट दो। धर्मस्थान जो थे वो क्या देखते थे? सिविल कोड। सिविल कोड यानी कि जो फैमिली मैटर सब जो होता था, ये जो ये उसका ये धर्मस्थ्या देखते थे। और जो क्रिमिनल कोड होता था उसको क्या नाम था? कंटक शोधम। धर्मस्थ्या और कंटक शोधम। धर्मस्थ्या क्या था? सिविल कोड, और इसको हेड कौन करते थे? धर्मस्थाज। लेकिन कंटक शोधम जो था वो क्रिमिनल कोड था, और इसको कौन हेड करते थे? प्रदेश का। प्रदेश का हेड जो होता था वो पर, जैसे अभी आप लोग देखते हो ना, अभी आप क्या देखते हो? सिविल जज होते हैं और क्रिमिनल जज होते हैं, है या नहीं? तो इसी तरह इसमें भी अलग अलग होते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का। तो 2 इंपॉर्टेंट ऑफिसर होते थे। एक कौन होते थे? समाहर्ता या समाहर्ती, ये कौन होते थे? चीफ टैक्स कलेक्टर ऑफ स्टेट। और दूसरा समनिधर्ता या समनिधर्ती, जो कि इंचार्ज ऑफ ट्रेजर, जो कोषाध्यक्ष, जिसको कि हम लोग सिंपली में कोषाध्यक्ष, पैसे का हेड जो होते थे वो होते थे। और टैक्स जो है वो कैश और काइंड, मीन्स आप टैक्स में पैसा भी दे सकते हो या सामान भी दे सकते हो, ठीक है। इस समय का जो इकोनॉमी है, इस समय की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? एग्रीकल्चर, कृषि जो था वो इस समय का मुख्य आधार था। जैसे कि आपका उस साथ में एनिमल हस्बेंड्री और ट्रेड, ये सभी दूसरा मुख्य व्यवसाय था, लेकिन मेन ऑक्यूपेशन क्या था? कृषि। इवन कि अभी भी भारत कृषि प्रधान देश है या नहीं? तो यही था। लैंड रेवेन्यू, अब जब कृषि प्रधान देश, उसमें कृषि मेन इकोनॉमी का मेन स्रोत था, तो ऑब्वियस सी बात है जो मुख्य स्रोत क्या होगा? भूमि राजस्व। भू राजस्व जो आय है वही मुख्य स्रोत होगा इनकम का। और जो उसमें का मेन क्रॉप्स जो उगते थे वो कौन कौन सा था? चावल, जौ, बाजरा, गेहूं, गन्ना, दलहन, मटर और तिलहन, ये सब मेन पार्ट होता। और टैक्स कैसे लिया जाता था? कहीं कहीं पे 1/6, और अगर एक्स्ट्रा टैक्स में क्या होता था? बलि, जो कि ट्रिब्यूट के रूप में दिया जाता था। जैसे कुछ बड़ा काम हो ऐसा तो आप ट्रिब्यूट के रूप में पैसा देते थे। इसके अलावा भोजन और फूड और फ्लावर, इस सब पर भी टैक्स लिया जाता था, जिसको क्या बोलते थे? कर। कारा जो था उसको वो क्या था? टैक्स ऑन फूड एंड फ्लावर्स। इसके अलावा क्या था? इरिगेशन पे टैक्स था आपका, सिंचाई पे उसको क्या बोलते थे? उदक भाग। उदक भाग क्या बोलते थे? इसको सिंचाई उसको बोलते हैं। मेगास्नी के अनुसार जो ऑफिसर जो था और जो लैंड टैक्स को कलेक्ट करता था उसको क्या बोलते थे? अग्रनोमी। अग्रनोमी जो होता था वो क्या करता था? आपका
लैंड टैक्स जो है राजस्व जो आपका कर है उसको वसूलता था। इसके अलावा इमरजेंसी टैक्स, मान लो कि राज्य में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कंडीशन आ गया, पैसे की ज़रूरत है, तो इमरजेंसी टैक्स को क्या बोलते हैं, प्रणाया, ये आपका इमरजेंसी टैक्स था। ठीक है ना। कौटिल्य के अनुसार डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर होता था, क्रॉप्स वर्किंग ऑन स्टेट ऑन लैंड्स, जैसे कि कुछ स्टेट का अपना जमीन होता था, उस पर भी क्रॉप्स होता था, जिसको क्या बोलते थे, अर्ध सटीक, यानी कि हाफ ऑफ प्रोड्यूस आप रखो, अब हाफ ऑफ प्रोड्यूस सामने वाले को दे दो, जिसको क्या हम लोग बटाईदार बोलते हैं। जो बटाईदार जो होते हैं, बटाईदार पे रहता है। और दूसरा क्या होता था, आप 1/4 या 1/5 रखो प्रोड्यूस का और बाकी उसको दे दो, जिसको क्या बोलते थे, स्वाविरोपजीवनस। ठीक है। इसी तरह इसके अलावा उसमें फ्लोस्पर होते थे, जैसे कि ब्राह्मणज और सरमनज हैं, ये अनयूज्ड लैंड रिसीव करते थे रॉयल गिफ्ट के रूप में, लेकिन ये लैंड जो होता था वो उसको बेच नहीं सकते हैं। यानी कि ब्राह्मण या जो बौद्ध भिक्षु सब जो होते थे, उनको अगर कोई ज़मीन दान में मिला है तो उस ज़मीन पे उनको टैक्स तो ना देना पड़े, हो सकता है उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वो उस ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, उस पर वो अपना फ़ायदा उससे नहीं कमा सकते हैं। ये इसका मेन था। ठीक है। क्राउन जो लैंड था, क्राउन लैंड जो राज्य ज़मीन था, वहाँ पे रिटर्न ऑफ रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था। उसमें क्या चलता था, पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन, इसको कि पन्न बोला जाता था। और ये सिंबल क्या था, इस पे मोर का सिंबल होता था, मौर्य की शाही मुद्राएं जो इसमें अर्धचंद्राकार आधा चंद्रमा का फिगर होता था, ये सारा कुछ इसमें चलता था। और यही इंपेरियल क्या था, करेंसी था। कॉपर कॉइन्स भी क्या होते थे, पंचमार्क, उस पर पंचिंग किया रहता था और उस पर अलग अलग डिजाइन होते थे। इसके अलावा जैसे आपका जो उत्तर पथा था, ये जो आपका इसमें क्या था, रॉयल रोड पाटलिपुत्रा से नेपाल जाता था, वैशाली और चंपारण होते हुए। ठीक है ना, ये रॉयल रोड था। अब अच्छा रोड रहेगा, आपका जो इंफ्रा अच्छा रहेगा तब तो आपका इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये सारा कुछ होता। इसके अलावा हिमालय के फुटहिल्स में भी एक रोड बना हुआ था, जो वैशाली से पास होते हुए कहाँ जाता था, कपिल वस्तु, और वो हाजरा से पेशावर तक, वो मतलब कि सोचो कपिल वस्तु से होते हुए पेशावर सीधा ईस्ट से वेस्ट एकदम चला जाता था, इस तरह से ये। और ये हिमालय के फुटहिल्स में ऐसा रोड बनाया गया था, कनेक्टिविटी किया गया था। ठीक है ना। कैपिटल वाज आल्सो कनेक्टेड विथ कलिंगा, कलिंग से कैपिटल भी कनेक्टेड था, कैसे, मध्य प्रदेश से होते हुए, मध्य प्रदेश से वैसे होते हुए कलिंग को कनेक्ट किया गया था। और कलिंगा इन टर्न लिंक टू आंध्रा और कर्नाटका, और कलिंग को आंध्रा और कर्नाटका से भी जोड़ा, यानी कि इंफ्रा जो रोड कंस्ट्रक्शन था वो बहुत अच्छा था। कौटिल्य जो थे वो क्वाइन सिक्का के लिए क्या यूज करते थे, रूप, और इसके जो ईश्वर होते थे, हेड होते, उसको क्या बोलते थे, रूप दशक। रूप दशक जो सिक्कों को जो जारी करने वाला जो हेड होता था उसको रूप दशक बोला जाता था। मित्र, कौटिल्य जो है वो मित्र को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए हैं और उसके अनुसार है उसके साथ रिलेशन बनाने को कहें कि आप किसको एलाई बनाओगे, किसको आप अपना गुलाम बना लोगे, किसके साथ कैसा व्यवहार करोगे, यही वो रखे हैं। और इसको वो मेनली कितने 4 पार्ट में डिवाइड किए थे। पहला क्या है, पॉलिसी ऑफ आसना, यानी कि कीपिंग क्वाइट। इफ वंस पावर इज इक्वल टू दैट ऑफ द एनिमी, अगर आपका शक्ति जो है आपके दुश्मन के बराबर है, आप दोनों बराबर, तो क्या रखो, चुप रहो। इसको क्या बोला जाता है, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर है तो आप चुप रहो, लड़ाई झगड़ा करना अच्छा बात नहीं है। दूसरा, पॉलिसी ऑफ याना, यानी कि मार्चिंग ऑन ए मिलिट्री एक्सपीडिशन। अगर आप अपने दुश्मन से बहुत स्ट्रांग हो, आप अपने दुश्मन से बहुत ताकतवर हो, तो सीधा उसको खत्म कर दो, निपटा दो उसको, उस पर अपना कब्जा कर लो, कुछ सोचना ही नहीं है, उठो और जाकर उस पर कब्जा कर लो, काम खत्म। अगला क्या है, पॉलिसी ऑफ संसार, संसार की नीति। इसमें क्या है, सीकिंग शेल्टर विथ अनदर किंग और इन अ फोर्ट। अगर कोई बहुत कमजोर है, अगर आप बहुत कमजोर हो तो किसी के शरण में चले जाओ, मरने से अच्छा है किसी के शरण में चले जाओ, लेकिन आप मरो मत। अगला क्या है, डबल पॉलिसी ऑफ दैवद भाव, मीन्स दैवद भाव की दोहरी नीति, यानी कि आप क्या करो, अब आप पॉलिटिक्स करो। क्या, अगर आपको दुश्मन को हराना है तो किसी तीसरे के साथ दोस्ती करो। जैसे चाणक्य के अनुसार, आपका एक घर है और ये आपके पड़ोसी का घर है और ये एक और का घर है, आपका पड़ोसी आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता, आपका पड़ोसी हमेशा आपका दुश्मन ही रहेगा। आप अपने पड़ोसी के पड़ोसी से दोस्ती करो और दोनों मिलके इसको दबाओ, दोनों मिलके इसको खत्म करो। ठीक है ना। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, अपने दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाओ। और इस तरह से ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, दैवद भाव की दोहरी नीति। एक राजा के साथ संधि करो और दूसरे के साथ
झगड़ा करो और उसको ख़त्म करो। यही है, यानी कि आपका जो पड़ोसी है वो हमेशा क्या, जैसे देखो आप में भी एक्सपेंशनिज्म है, इसमें भी ये भी आपका पड़ोसी भी बढ़ने का भावना रखेगा, ये और इसके साथ क्या, तो आप इसके साथ मिलकर इसको खत्म कर दो। तो यही सारा कुछ, यही 4 तरह का जो है ये चाणक्य के द्वारा बताया गया है, 4 तरह का पॉलिसी, कि अगर आप अपने जो आपका जो बगल वाला जो है वो आपके बराबर के ताकत का है तो आप चुप रहो, आराम से रहो, कुछ ज़्यादा उठा वो समझ लो, तो दोनों को नुकसान होगा। अगर वो आप सामने वाले से बहुत स्ट्रांग हो तो बिना सोचे समझे उसको कब्जा करो। अगर आप बहुत कमज़ोर हो तो बिना सोचे समझे किसी के शरण में चले जाओ, और नहीं तो अगर आप थोड़ा चालाक हो रहेंगे तो आप किसी और के साथ हाथ मिलाकर तीसरे को ख़त्म कर दो, संधि करो और दूसरे के साथ दुश्मनी करो। इस तरह का पॉलिसी आप रखो। ठीक है। मित्र, एलाई, मित्र सहयोगी क्या है, तो मौर्य विदेश में पूर्ण रूप दिया। मौर्य के टाइम में बहुत बड़ा एक फॉरेन मिनिस्ट्री था, और ये चाणक्य क्या बोलते थे कि आप दो विदेशी शक्तियों के साथ आप मित्रपूर्ण भाव रखो, ताकि आपको जो दुश्मन है उसको हराने में काम मिलेगा। तो इसके अनुसार अर्थशास्त्र के अनुसार क्या था, एक आपका क्या था, निश्री हर्थदूत, ये फुल फ्लेज एम्बेसडर, जैसे अभी राजदूत जो होते हैं ना, वही ये राजदूत थे। अगला क्या है, निगोशिएटर, बात उत करने वाला भी होता था स्पेशल, तो इसको क्या बोलते थे, परिमित्र दूता, परिमित्र दूता। और एक क्या था आपका, शासन हर दूता, शासन हर दूता क्या था, स्पेशल मैसेंजर, विशेष जो स्पेशल कुछ बहुत जरूरी है तो वो शासन का स्पेशल जो बात है वो लेके जाएगा, दूत जो है वो शासन का बात लेके जा रहा है, स्पेशल दूत भेजा जा रहा है। तो इस तरह के 3 तरह के वो दूत होते थे। अब अगर हम मौर्य के टाइम के सामाजिक जीवन का बात करें तो इसमें वर्ना सिस्टम कंटिन्यू था, और ब्राह्मणास को कैपिटल पनिशमेंट से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, यानी कि इस समय ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं मिलता था। और लगभग सोशल हायरार्की में हर पदों पे किसका डोमिनेशन था, क्षत्रिय का डोमिनेशन था। ठीक है ना। इस टाइम बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी बढ़ गया था, इसमें बहुत ज़्यादा अनटचेबल देखने को मिला था। और इसमें क्या थे, चंडाला और स्वपकाच, यानी कि कुत्ते को पालने वाले को उसमें उसमें भेदभाव की भावना से देखा जाता था। सोचो, अभी हाई क्लास सोसाइटी, अमीर लोग, हाई सोसाइटी, हाई इमेज, हाई स्टेटस, कुत्ते पालने वाले जो हैं, और इसमें कुत्ते पालने वाले को लोग क्या करते थे, घर में घुसने देते, भेदभाव की भावना से देखते थे, उन्हें अपने सोसाइटी में नहीं रहने देते कि कुत्ता पालता है, इसको हटा दो, ये सोसाइटी में नहीं रहेगा, इस तरह से उसमें रखा जाता था। और इसको क्या बोला जाता था, अंत बसाइन। अंत बसाइन का मतलब क्या है, एकदम शहर के एकदम लास्ट में रहेंगे, अंत में रहेंगे वो लोग। और ये चंडाला जो होते थे वो जब शहर में एंट्री करते थे तो डंडा बजाते हुए आते थे, ताकि इनका जो शैडो है वो भी किसी पे ना पड़े और वो क्या हो, वो इम्प्योर ना हो जाए। ये सब उस समय ये बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी ये सब था। ठीक है ना। कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य क्या बोले थे कि स्लैब जो होते हैं, दास जो है, उनको आप एग्रीकल्चर के खेतों में लगा दो, एग्रीकल्चर के काम में लगा दो। और कौटिल्य जो है वो बहुत सारे नियम कानून भी बताए थे, पेनाल्टी बताए, अगर कोई नियम कानून को तोड़ता है, जो जैसे तुम्हारे जो महिला और पुरुष दास को तुम रखे हुए, तुम बहुत सारे महिला दास को भी रखे हुए, पुरुष दास को भी रखे हुए, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, आपको वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। अगर आप उस रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ते हो, ब्रेक करते हो, तो आपके ऊपर बहुत फाइन भी लगेगा, आपको जेल भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या था, गर्भवती महिला दास को उसके मातृत्व की व्यवस्था किए बिना बेचने या गिरवी रखने के लिए दंड निर्धारित किया गया था। जैसे मान लो कि तुम्हारे यहाँ कोई दास है, कोई महिला दास है, वो प्रेग्नेंट है, जब वो प्रेग्नेंट है तो वो कोई काम नहीं करेगी, वो कोई काम नहीं करे, तुम चाहोगे कि उसको हम बेच दें, तो जब तक वो माँ नहीं बन जाते, उसमें मातृत्व का व्यवस्था नहीं कर देते हो और ऐसे ही उसको आप बेच देते हो, तो आपको जेल भी हो सकता है, आपको सजा मिलेगा, आपको सजा दिया जाएगा। उसके अलावा दासों को मुक्त भी किया जाता था। कैसे, अगर मान लो तुम किसी महिला को दास रखे हुए हैं और उसके साथ वो तुम्हारी दास है, उसका अगर तुम्हारे साथ पुत्र पैदा हो जाता है, तुम उसके बच्चे का बाप बन जाते हो, तो वो जो बच्चा होगा वो अब दास नहीं रहेगा, वो बच्चा अब दास था, उस बच्चे का दासता खत्म हो जाएगा, साथ ही जो दासी महिला है वो भी अब दास नहीं रहेगी। तो ये सारे नियम कानून में थे जिससे कि दास जो है वो खत्म भी हो सकता था। विडो मैरिज उस समय था, उसमें क्या था, विधवा पुनर्विवाह का था, लोग विधवा पुनर्विवाह करते थे। और कौटिल्य क्या बोले थे कि आप वैश्याज और शूद्राज को भी आर्मी में इंक्लूड करो। आर्मी में सिर्फ क्षत्रियाज ही नहीं रहेंगे, वैश्याज और शूद्राज भी आर्मी में रहेंगे, ताकि आर्मी क्या है और स्ट्रांग हो। उसमें स्पोक व्हील था, वो जो व्हील ऐसा वाला व्हील उसमें आ गया था। ठीक है ना। और उसमें क्या था, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर,
बहुत ही पॉलिश काले रंग का बर्तन उसमें बनाया जाता था। ठीक है, और इसमें क्या था, मौर्य काल में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उत्तर पूर्व भारत में पहली बार जले हुए ईंटों को, पका हुआ ईंटों से घर बनाया गया था, यूज किया गया था। और मौर्यंस मेनली क्या कैसे बनाते थे, वर्न्ट ब्रिक्स, पके हुए ईंटों से अपना घर में, जो कहाँ बिहार और यूपी में मिला है। हाउसेज जो था वो भी लकड़ी और ईंट का बना हुआ मिला है। मेगास्थनी के अनुसार देखो, चाणक्य के अनुसार राज्य जो है वो 7 चीजों से मिलकर बना होता है, जो कि हम लोग सप्तांग थ्योरी बोलते हैं। उसी तरह मेगास्थनी जो है वो मौर्यन सोसाइटी को 7 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है ना, वो अपने बुक इंडिका में बोला था कि मॉडर्न सोसाइटी जो है वो मेनली 7 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा 7 पार्ट है, पहला फिलोसफर, दार्शनिक, दूसरे आपको क्या हुआ, आर्टिसन और ट्रेड, कारीगर और व्यापारी, तीसरा आर्मी वॉरियर्स, चौथा मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट, पांचवा काउंसलर, छठा पीजेंट्स और सातवां हार्ट्स और या शेफर्ड, हार्ट्समैन या शेफर्ड जो चरवाहे ये सब है वो सारा। तो ये 7, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि इनमें से कौन जो है वो मेगास्थनी के अनुसार मॉडर्न सोसाइटी में नहीं था, का पार्ट नहीं था, ऐसा क्वेश्चन करके आ चुका है। तो आप ये 7 को ध्यान रखना। अशोका के बाद, अशोका के डेथ के बाद मगध 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। नॉर्थ कुणाल के अंदर में था, साउथ जो था वो दशरथ के अंदर में था। यानी कि अशोक के बाद राज्य जो था वो डिवाइड हो गया, इतने स्ट्रॉन्ग राजा नहीं रहे और मौर्यन डायनेस्टी जो था वो डिक्लाइन होकर फिर खत्म हो गया, क्योंकि उसका जो लास्ट मौर्यन रूलर कौन था, बृहद्रथ। बृहद्रथ को उसका ही ब्राह्मण कमांडर, उसका ही ब्राह्मण सेनापति जो था वो मार दिया था। कौन था वो ब्राह्मण सेनापति, पुष्यमित्र शुंग। और इसको मार के ये शुंग डायनेस्टी स्टार्ट किया था। ठीक है ना। अब हम मौर्यन आर्ट एंड स्कल्पचर का बात करेंगे। मौर्यन काल में क्या कला और मूर्तियां, तो मौर्यन आर्ट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा, एक है आपका कोर्ट आर्ट, यानी कि जो राज्य के द्वारा बनाया जाता था, और दूसरा जो है पॉपुलर आर्ट, यानी कि जो इंडिविजुअल, जैसे मान लो कि हम खुद से अपना आर्ट कुछ बना रहे हैं, कुछ खास बना रहे हैं, तो ये सारा कुछ आपका है। तो कोर्ट आर्ट में क्या था, पैलेस था, पिलर्स था, स्तूपाज था, और केव्स जो है वो कोर्ट आर्ट में भी आता है और इंडिविजुअल आर्ट पॉपुलर आर्ट में भी आता है। इसमें आपका पोट्री है, स्कल्पचर्स है। ठीक है ना, ये सारा कुछ है। तो अगर हम पैलेस का बात करें तो मेगास्थनी जो है वो जो मौर्यन पैलेस को बहुत बेटर वे में डिस्क्राइब किया है और बोला है कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति की सबसे बड़ी कलाकृति में से एक पाटलिपुत्रा का जो पैलेस है वो है, क्योंकि वो पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी से बना हुआ वो पैलेस था। और चाइनीज ट्रेवलर फ्वाई हन जो है वो बोला था कि मौर्यन पैलेस जो है वो गॉड गिफ्टेड मोन्यूमेंट्स है, ये एक ईश्वर के द्वारा गिफ्ट किया हुआ मोन्यूमेंट्स है, इतना बेहतरीन, इतना बढ़िया वो बना हुआ था। ठीक है ना। चंद्रगुप्त का महल जो था वो कहाँ से इंस्पायर्ड था, अकमेनियन पैलेस ऑफ ईरान, ईरान के जो एक्मेरियन पैलेस था उससे ये प्रेरित था और वैसा ही ये बना हुआ था। और इसका मेन बिल्डिंग मटेरियल क्या था, वुड, लकड़ी से ये मेनली बना हुआ था। इसका कोर्टयार्ड में क्या था, 80 पिलर का एक हॉल था और वो वुडन पैलेस था। 80 स्तंभ वाला एक हॉल था जो कि लकड़ी के बना हुआ था, और इसके जो पिलर थे उस पिलर पे बुद्धा, जैनिज्म, ये सब के अलग अलग मोटिफ लगे हुए थे, अलग अलग डिजाइन बनाए हुए थे। ठीक है ना। अगर हम केव्स का बात करें तो इसी समय रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो शुरुआत हुआ था, पत्थर को काट काट के मूर्ति बनाना है सब। और इसमें केव्स जो होता था वो मेनली किस चीज़ के लिए होता था, बिहाराज के लिए। अब बात आता है बिहाराज क्या है, तो बिहाराज जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग, बुद्धिस्ट मॉन्क लोग रहते थे, उनके रहने के स्थान को बिहाराज बोलते हैं, और इसी बिहाराज के नाम पे बिहार स्टेट का नाम पड़ा है। ठीक है ना, बिहार इसी के नाम पे पड़ा है। और जो मौर्यन के टाइम में जो केव्स बनाया जाता था वो बहुत ही हाईली पॉलिश्ड होता था, और इंटीरियर वॉल्स जो है वो सबको बहुत अच्छे से सजाया जाता था, गेटवे जो होता था वो डेकोरेटिव होता था, सजाया जाता था, ये सारा कुछ किया जाता था। जैसे उदाहरण के लिए सतगरवा 7 केव्स, 7 केव्स कहाँ पे है, आपका जहानाबाद बिहार में है, मखदुमपुर रीजन में है, जो कि मौर्यन एम्पायर के द्वारा बनाया गया था। और ये कुछ इसका जो ब्रावर केव जो है, ये अशोका जो है वो आजीविका सेक्ट को दिया था, लेकिन बाद में इसको ये बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को गिफ्ट कर दिया गया था। ये ब्रावर केव्स में 4 केव्स है और नागार्जुना केव्स में 3 केव्स हैं। ब्रावर केव्स में जो 4 केव्स हैं उसका क्या क्या नाम है, कर्ण चौपर, सुदामा केव, लोमस ऋषि,
केव और विश्वामित्र विश्वजोपरी केव। नागार्जुना केव जो है उसमें क्या क्या मिला है, उसमें ये कब बना था, दशरथ के टाइम में बना था, जो कि अशोका के ग्रैंडसन थे। इसका 3 केव है, कौन कौन, गोपी केव, भयाक केव और वेदांतिका केव। इस केव का क्या नाम है, गोपी केव, भयाक केव और वेदांतिका केव। और जो इसमें बना था बराबर में वो क्या है, कर्ण चौपर, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि और विश्वामित्र गुफा। ये यानी कि टोटल 7 है। ये कहाँ पे है, जहानाबाद में है, बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये देखो यही आपकी बराबर की गुफाएं, देखो कितना कैसे अभी भी कैसे पॉलिश किया हुआ है। ये देखो गेटवे पे कितना सारा कुछ सजाया हुआ है, डेकोरेटिव है ना, यही आपका है जो देखो किस तरह से पूरी तरह से सजाया हुआ सब कुछ है। अगर हम स्कल्पचर की बात करें तो इसमें का जो सबसे फेमस स्कल्पचर है वो क्या है, यक्ष और यक्षिणी। यक्ष और यक्षिणी का मिला है। और इसमें का जो मूर्ति से मिला है वो तीनों धर्म से रिलेटेड है, कौन कौन, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, तीनों धर्म से रिलेटेड मिला है। और जो यक्ष दीदारगंज यक्ष जो है वो बहुत फेमस मिला यहाँ पे है। और इवन सबसे पहले यक्ष और यक्षिणी का मेंशन कहाँ पे है, तो वो शिलापट्टिकरम में। शिलापट्टिकरम कहाँ का है, ये संगमेश का बुक है। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे जब हम संगमेश को पढ़ेंगे, तब वहाँ पे सबसे पहले यक्ष और यक्षिणी का मेंशन मिला है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यक्ष और यक्षिणी का सबसे पहले मेंशन कहाँ मिला है, तो वो शिलापट्टिकरम में मिला है। यही देखो दीदारगंज के जो यक्ष है ना, यक्षी, वो यही है। ये आपका कहाँ पे मिल रहा है, रखा हुआ, पटना म्यूजियम में। पटना म्यूजियम अगर आप लोग गए होंगे तो इसको देखे होंगे, ठीक है ना। स्कल्पचर मेनली किस लिए यूज होता था, स्तूपा के डेकोरेशन के लिए, ठीक है ना। तोड़ना जो आगे गेट रहता है वो सबके सजाने सबके लिए, और फिर धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए, रिलीजियस एक्सप्रेशन के लिए मूर्ति के रूप में भी यूज होता था। अब अगर हम मिट्टी का बात करें तो इसमें मिट्टी कैसे यूज होता था, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, पूरा काला पॉलिश किया हुआ बर्तन रहता था इस समय। और जो मॉडर्न पोटी होता था वो ब्लैक पेंट से रंगा हुआ रहता था और बहुत ही हाईली लग्जरियस और मेनली लग्जरी आइटम के रूप में वो यूज होता, बहुत ही लस्ट्रस होता था, मतलब कि बहुत चमकता था, उसको इतना अच्छा से एकदम पॉलिश किया हुआ रहता था। ये देखो यही आपका है NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बर्तन जो है वो यही है, ठीक है। ये कहाँ पे मिला है, कौशाम्बी और पाटलिपुत्रा मेन केंद्र थे बर्तन के। तो ये आपका मौर्यन एम्पायर था। अब अगर मौर्यन के डिक्लाइन का बात करें तो मौर्यन का डिक्लाइन कैसे हुआ, कुछ लोग बोलते हैं ब्राह्मणिकल रिएक्शन, क्योंकि क्या हुआ था, अशोका के टाइम से लोग क्या जैनिज्म की तरफ देखने लगे थे। तो ये दूसरा पहला रीजन था। दूसरा बात करें तो जो ऑपरेसिव रूल था, प्रोविंसेज में रूलर जो हो गए थे बहुत ऑपरेसिव हो गए थे और वो कंट्रोल नहीं कर पाए थे। फाइनेंशियल क्राइसिस, इतना बड़ा राज्य को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा जो चाहिए, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा चाहिए, तो ये भी एक इशू हुआ था। और क्या था, स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर एंड न्यू नॉलेज, बाहर के एरिया में और भी नया नया कल्चर आ गया, नया नया ज्ञान आ गया, तो ये सब के कारण यहाँ पे हुआ था। और ये लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो था उस पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से बाहर से अटैक हुआ। और इनका जो राजा तो ऐसे भी कमजोर था, इनका सक्सेसर क्या था, कमजोर सक्सेसर था, बाउंड्री स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिए, जैसे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाया गया था। तो ये सब यहाँ का मेन इशू था। तो इस तरह से मौर्य का पतन हुआ। तो हम आज यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आप लोग को जो आपको ज़रूरत है, जो कंटेंट चाहिए, वो आपको कंटेंट मिल गया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेज भी स्टार्ट हो चुका है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। ईग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।